गुड मॉर्निंग। मैं कुलदीप शर्मा अभी अचीवर्स एकेडमी के इस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम मार्केटिंग के बारे में बात करेंगे और मार्केटिंग से भी पहले मैं सबसे इम्पॉर्टेंट इशू जिसके लिए हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं या जिसके लिए सारी दुनिया काम कर रही है, सक्सेस के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। सक्सेस काफ़ी लोग सोचते हैं, अपनी पत्री दिखाते हैं कि ये ग्रहों का खेल है। कुछ लोग कहते हैं कि सक्सेसफुल होने के लिए काफ़ी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, लोगों से सीखना पड़ता है। लेकिन आज अगर मैं आपसे ये कहूँ कि सक्सेस एक छोटे से फार्मूले के ऊपर चलता है और वो फार्मूला अगर आपको पता लग जाता है तो उस केस में सक्सेस आपकी, और यदि उस फार्मूले पे आपने काम नहीं किया तो उस केस में सक्सेस आपकी, लेकिन थोड़ी देर बाद। मैं शुरू करता हूँ इस प्रोग्राम में एक छोटे से सवाल के साथ और मैं चाहूँगा कि आप सब लोग पार्टिसिपेट करके इस छोटे से सवाल का जवाब दें। ये एक सिचुएशन है जहाँ एक पानी की टंकी है और उस पानी की टंकी से नीचे हमने कनेक्शन एक टैप का ले रखा है। उस टैप के नीचे हमने एक बाल्टी रख दी। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये बाल्टी भरे और इस टंकी के पानी से भरे। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, इस बाल्टी में इस टंकी के पानी को भरने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? हाँ जी सर, टंकी में पानी का होना। टंकी में पानी है, टंकी में पानी भरा हुआ है। आप वेरी गुड, टैप पूरा खुला हुआ है। हाँ जी टंकी और टैप के बीच में कनेक्शन सही है। वेरी गुड, टंकी और टैप के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन है, बीच में कोई चीज़, कोई रास्ता रुक नहीं रहा है। बाल्टी बिल्कुल नलके के नीचे लगी हुई है। कोई और जवाब? हम सब सिर्फ उन चीज़ों को देख रहे हैं जो हमारी आंखों के सामने हैं, लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है तो उसमें इस बाल्टी का खाली होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इस प्रोग्राम में शुरुआत में ही मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, हम सब अपनी अपनी भरी बाल्टियाँ लेके यहाँ पर आए हुए हैं। अगर इस प्रोग्राम से हम लोगों से या जो मेरे बाद लोग आएंगे उनसे आप कुछ भी सीखना चाहते हैं तो फर्स्ट स्टेप सक्सेस के लिए आप अपनी अपनी बाल्टियाँ खाली कर दें। ये मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है। यहाँ से हम शुरू करते हैं। अब जब हम पहला स्टेप ले ही चुके हैं कि हमें अपनी बाल्टी खाली करनी है, तो यहाँ से हम शुरू करते हैं कि अब इस खाली बाल्टी के अंदर ये जो नॉलेज है, ये जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, ये जो अप्लाइड नॉलेज है, जो हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, किस तरीके से आप अपने मन में और अपने इससे आप अपना विश्वास डेवलप करके आगे आने वाले टाइम के अंदर आप अपने आप को सक्सेसफुल बना सकते हैं। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि सक्सेसफुल होने के और क्या फार्मूलाज़ हैं, क्या ट्रिक्स हैं, मैं 3 चीज़ों के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। अब जब आप लोगों को हमने सक्सेसफुल होने के लिए पहला स्टेप बता दिया है, यानी कि लर्निंग से पहले अनलर्निंग, बाल्टी को भरने से पहले बाल्टी को खाली करना, तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सक्सेसफुल होने के रास्ते में दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है। कई बार लोग पूछते हैं कि आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, क्यों, कहाँ तक, कितने? इन सवालों का जवाब देने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बच्चे से किसी ने पूछा, छोटा बच्चा था, किसी ने पूछा, बेटा बड़े होके तुम क्या बनना चाहते हो? उस बच्चे ने बड़े आराम से, बिना ज़्यादा सोचे हुए, बिना ज़्यादा टाइम स्पेंड किए हुए छोटी सी बात कही कि बड़े हो गए मैं पागल बनूंगा। अब जैसे ही ये बात बोली गई तो जो सामने आदमी था वो काफ़ी समझदार था। उसने कहा, बेटा बात तो तूने बहुत अच्छी बोली है, बहुत ज़्यादा सोची विचारी बात बोली है, लेकिन तेरे दिमाग में इतनी छोटी उम्र में ये बात आई कैसे? उस बच्चे ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, कहता है, अंकल मेरे पापा कहते हैं कि तुझे इंजीनियर बनाऊंगा, मेरी मम्मी कहती हैं तू डॉक्टर बनेगा, मेरा भाई कहता है तुझे तो क्रिकेटर बनाऊंगा,
मेरा चाचा हारमोनियम बजाता है, वो कहता है तुझे पॉप स्टार बनाऊंगा, और मैं इन सब से बहुत प्यार करता हूँ। अगर इन सब की बात मैंने मान ली तो बड़े हो गए आप समझ सकते हैं मैं क्या बनूंगा? मैं तो पागल ही बनूंगा। क्या यही हाल हम सबके साथ नहीं है? क्या शुरू से लेके अभी तक की अपनी ज़िंदगी को अगर हम एक तरीके से देखें तो क्या हम भी उस पागलपन की तरफ बढ़ते नहीं जा रहे? तो आज अभी हम शुरुआत के अंदर ही देखते हैं कि वो कौन सी स्टेजेस हैं जिसमें हम अपने भविष्य का निर्धारण कर सकते हैं। सबसे पहले जो चीज़ हमारे बचपन के साथ जुड़ी हुई है वो है हमारी एम्बिशन। एम्बिशन कि मैं बड़ा होकर क्या बनना चाहता हूँ, मेरा इंटेलेक्ट क्या कहता है, मेरे इंटरेस्ट क्या हैं, मेरे हॉबीज़ क्या हैं। मेरे ख्याल से 5वीं 6वीं 7वीं क्लास तक होते होते हमारी एम्बिशन डिफाइन हो जाती है। उसके बाद हम बोर्ड पास करते हैं, बोर्ड पास करने के बाद कुछ कॉमर्स में जाते हैं, कुछ साइंस लेते हैं, कुछ लोग इवन 12वीं के बाद भी साइंस या कॉमर्स लेते हैं, चेंज करते हैं अपनी स्ट्रीम्स। ये वो टाइम होता है जहाँ पे हम अपने लिए थोड़ी सी गोल सेटिंग करनी शुरू कर देते हैं। कोई एग्ज़ाम दिया, IIT का दिया, पास नहीं हो सके, इंजीनियरिंग में जाना चाहते थे नहीं हो पाए, मेडिकल में जाना चाहते थे नहीं हो पाए, पता लगा हमने कुछ और तरीके के प्रोफेशन लेने शुरू कर दिए। धीरे धीरे पता लगता है कि जो डिफाइंड गोल हैं हमारे, जो हम अचीव करना चाहते हैं, वो डे बाय डे जैसे जैसे हमारे सामने परिस्थितियाँ आती जा रही हैं वैसे वैसे हम उन्हें चेंज कर रहे हैं, ना कि खुद को चेंज करके उन परिस्थितियों को फाइट आउट कर सकें। लेकिन सक्सेसफुल आदमी जितने भी हैं वो लोग इन दोनों चीज़ों से ऊपर उठ चुके हैं। वो लोग एक सबसे बड़ी चीज़ पे चलते हैं जिसे कहते हैं ड्रीम। ड्रीम इन सब में सबसे ऊपर है। ये ड्रीम सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये ड्रीम आपके साथ जुड़े हुए सब लोगों के लिए है। अगर मैं ड्रीम का कहूँ तो अगर आपसे वैसे भी पूछूं तो ड्रीम वो स्थिति है, अगर मैं आज आपसे कहूँ कि आपको अपने जीवन के अंदर मान लीजिए किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको खाना पीना रहना सहना सब कुछ बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का मिला हुआ है, उस स्थिति में आप क्या करना चाहेंगे? आप बताइए, आप क्या करना चाहेंगे? अगर सब कुछ सेट हो गया बिजनेस में आपके, तो उसके बाद आप क्या करना चाहेंगे? मैं यही चाहूंगा कि मेरे आने वाले बच्चे और परिवार, मान लीजिए आपकी 7 पुश्तों की गारंटी मैं लेता हूं, फिर आप क्या करना चाहेंगे? समाज के लिए थोड़ा बहुत काम करना चाहूंगा। क्या करना चाहेंगे? कुछ सोचा है उस दिशा में? कुछ दिमाग में कुछ ख्याल हैं, कुछ ख्वाब हैं? गरीब लोगों के लिए कुछ करना चाहेंगे। वेरी गुड। हम सब लोगों के जीवन में कुछ ना कुछ ड्रीम है, किसी ना किसी के लिए कुछ करने के, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम इन ड्रीम्स के बारे में सोचते नहीं हैं। क्यों नहीं सोचते? क्योंकि हम डे टू डे की जद्दोजहद से ही बाहर नहीं आ पाते। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, ये ड्रीम्स तो हमारे पास हैं, लेकिन हम में वो विश्वास नहीं है कि ये ड्रीम्स हम फुलफिल कर पाएंगे। कभी भी कोई बात होती है, किसी से कहा जाए कि ये नई गाड़ी आ रही है मारुति की SX, आप ले लो, गाड़ी बहुत अच्छी है, इमीडिएटली आप कहेंगे नहीं नहीं साहब, मैं कहाँ, ये तो आप ले लीजिए, मेरी तो सांत्रो ही अच्छी है, मेरी तो वैगन आर ही अच्छी है। ऐसा क्यों? SX4 आपके लिए नहीं है क्या? मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहूँगा कि एज ए सेकेंड स्टेप टू सक्सेस अपने सपने पे विश्वास करना शुरू कीजिए और उससे पहले जितना हो सके उतना बड़ा सपना लीजिए। अब जबकि दूसरे स्टेप में हम बड़े ड्रीम की बात कर चुके हैं, तो अब मैं उन फार्मूलाज के बारे में बताना चाहूँगा जो कि आपको वाकई सक्सेसफुल बना सकते हैं। सबसे पहला फार्मूला है, सफलता एटीट्यूड से आती है। ये शब्द आपने बहुत सुना होगा, एटीट्यूड। लोग कहते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए या एटीट्यूड ही सब कुछ करता है। मैं थोड़ा सा एटीट्यूड के बारे में बताना चाहूँगा। हम सब की जो मानसिकता है उसके विकास में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल हमारी संस्कृति का रहता है, जिसे हम कल्चर कहते हैं। एक ही कल्चर में जीते जीते और एक ही कल्चर से सारी चीज़ों को देखते देखते हम लोगों की अपनी एक परसेप्शन बन जाती है, और ये परसेप्शन कुछ इस तरीके की है जैसे जिस प्रकार का हमारा धर्म होगा उसी प्रकार की हम अपनी परसेप्शन लेके सफलता असफलता, अचीवमेंट या फेलियर उनको देखना शुरू कर देते हैं। जैसे अगर मैं अमेरिका की बात करूं तो वहाँ पे अचीवमेंट को सबसे ऊपर रखा गया है। अगर मैं हिंदुस्तान की या पूर्व के कल्चर की बात करूं तो यहाँ पे शायद रिलेशनशिप को सबसे ज़्यादा ऊपर रखा गया है। और इन्हीं परसेप्शंस के साथ जीते जीते हम अपनी कुछ एटीट्यूड डेवलप कर लेते हैं विभिन्न प्रकार की चीज़ों के लिए।
अगर मैं आपसे ये कहूं कि जो आप सच्चे मन से सोचते हैं वो चीज होगी, अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपके साथ जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो बाय चांस नहीं हो रहा है, वो बाय चॉइस हो रहा है। आपकी हार इसलिए हो रही है क्योंकि आप हार के लिए अपने आप को तैयार करके जा रहे हैं, और उसी की जगह अगर आप अपने को जीत के लिए तैयार करके जाते हैं तो आपकी जीत होगी। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अभी थोड़े दिन पहले वर्ल्ड कप फुटबॉल का काफ़ी शोर मच रहा था और वहाँ पे फाइनल में 2 टीम्स पहुंची। एक पहुंची फ्रांस, दूसरी पहुंची इटली। दोनों टीम आखिरी सेकंड तक एक दूसरे से जूझती रही, लेकिन लास्ट में एक टीम जीत गई, दूसरी टीम हार गई। क्या आप ये कहना चाहेंगे कि जो हारी हुई टीम है वो जीती हुई टीम से बहुत कमज़ोर थी? नहीं। क्या आप ये कहना चाहेंगे कि हारी हुई टीम जो है उसमें पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं था? ये भी नहीं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि एक पल जिसके अंदर एक टीम जीती और दूसरी टीम हारी, ये वो पल था जहाँ पे शायद एक टीम का अपने ड्रीम पे, अपनी कैपेबिलिटी पे विश्वास दूसरी टीम से थोड़ा सा कम हो गया। एटीट्यूड आपका अपने सपने के ऊपर विश्वास का दूसरा नाम है। ये सिर्फ आपके देखने का तरीका है कि चीज़ को आप किस तरीके से लेते हैं। एक छोटा सा एक कहानी है कि माइकल एंजेलो, जो कि बहुत बड़ा मूर्तिकार था, एक बारी उसने एक बहुत सुंदर मूर्ति बनाई। किसी ने पूछा, आप इतनी सुंदर मूर्ति कैसे बना लेते हैं? माइकल एंजेलो ने कहा, मैंने तो कोई सुंदर मूर्ति नहीं बनाई। तो उन्होंने कहा, ये जो सामने है ये आपकी बनाई हुई नहीं है क्या? उसने कहा, ये मेरी बनाई हुई है। लेकिन ये मूर्ति मैंने नहीं बनाई, ये मूर्ति तो पहले से बनी हुई थी, मैंने तो सिर्फ इसके ऊपर की जो मिट्टी है वो हटाई है। ये भी अपने आप में सक्सेसफुल होने के लिए एक तरीके की परिकल्पना है। मैं आपसे ये चाहूँगा कि जो भी ड्रीम आपने अपने लिए सोचा है उस पर पूर्ण रूप से विश्वास करके और उसके लिए जितनी भी आपकी ताकत है वो आप लगा दीजिएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम हमने ये देखा है कि जितने भी लोग होते हैं वो सक्सेस से ज़्यादा फेलियर से घबराते हैं। उन्हें सक्सेस से इतना प्यार नहीं जितना उन्हें फेलियर से डर है। एज ए रूल, जो मैं आपको फार्मूला बताने वाला हूँ सक्सेस का, अगले 2 फार्मूलाज सक्सेस और फेलियर के रिलेशनशिप को डिफाइन करते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग केस था जिसमें एक आदमी डोर टू डोर जाके कुछ आइटम बेच के आता था। वो दिन में तकरीबन 100 घर कवर करता था। उन 100 घरों में 10 घरों में वो सामान बेचता था। वो एक आइटम 100 रुपये का था और एक आइटम पे उसे 10 रुपये कमीशन मिलती थी। 100 घरों में जाके 10 आइटम बेचने के बाद वो शाम को 100 रुपये कमा लेता था। एक बारी किसी ने उससे पूछा, भाई तुम क्या काम करते हो? उसने बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया। उसने कहा, मैं लोगों के घर की घंटी बजाने का काम करता हूँ। ये बात सामने वाले को समझ नहीं आई। उसने कहा, इस बात को ज़रा दोबारा से समझाओ, मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि लोगों के घरों में घंटी बजाने का काम करते हो। लोगों की घरों की घंटी बजा के तुम्हारे को क्या मिलता है? उसने कहा, बड़ा सिंपल सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, तुम चाहो तो तुम भी कर सकते हो। मैं 100 घरों में जाता हूं, 10 घरों में मैं माल बेचता हूं और उससे मुझे 100 रुपये मिलते हैं। इसका मतलब है हर घर पे मुझे 1 रुपये मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि मुझे सिर्फ लोगों के घर पे जाके घंटी बजानी है और जैसे ही मैंने एक घंटी बजा दी मुझे 1 रुपये मिल गया। उस आदमी की तरह हम सब का एक रूल ऑफ थंब है जिसके साथ हम सक्सेसफुल या कम सक्सेसफुल होते हैं। उस रूल के तहत हमारे को यह देखना पड़ेगा कि हमें सफलता 10 घरों में घंटी बजा के मिल रही है, 100 घरों में घंटी बजा के मिल रही है या 1000 घरों में घंटी बजा के मिल रही है। एक और इंटरेस्टिंग रूल है, एक और इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है जो सक्सेस और फेलियर के रिलेशनशिप को डिफाइन करता है। ये लॉ एक अमेरिका के रिसर्चर ने दिया। इस लॉ के हिसाब से सक्सेस वो है, आमतौर पे ये देखा गया है कि मैक्सिमम लोग सक्सेसफुल होने के लिए इतने आतुर नहीं होते जितना कि वो फेलियर से डरते हैं। उनका सक्सेस के प्रति उतना प्रेम नहीं होता जितना कि फेलियर के डरने की वजह से जो शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी,
उस चीज़ को अवॉइड करने का डर होता है। सक्सेस और फेलियर ये दोनों एक नदी के दो किनारों की तरह ले सकते हैं, और मैं ये जो अगले दो फॉर्मूले आपको देने वाला हूँ ये सक्सेस और फेलियर के रिलेशनशिप को आपस में डिफाइन करते हैं। मेरा पहला बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, एक आदमी डोर टू डोर सेलिंग करने जाता था। अभी हम कहते हैं कि कुछ लोग अच्छे सेल्समैन हैं और कुछ लोग उतने अच्छे सेल्समैन नहीं हैं, उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं देते। तो इसमें रूल ये कहता है कि भगवान ने हम सबको एक कन्वर्जन फैक्टर दिया हुआ है, एक हिट रेट दिया हुआ है। तो ये जो आदमी था ये दिन में 100 घरों में जाता था और वहाँ पे 10 घरों के अंदर अपना सामान बेच के 100 रुपये कमा लेता था। किसी दिन किसी ने पूछा कि भाई तुम क्या काम करते हो? इसने कहा साहब मैं लोगों के घरों की घंटी बजाने का काम करता हूँ। अभी बड़ा अटपटा सा जवाब था। उस आदमी को समझ नहीं आया। उसने कहा कि जरा मेरे को इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके बताओ कि ये तो कोई काम ही नहीं हुआ, इससे तुम पैसे कैसे कमाते हो? उसने कहा देखो बड़ा सिंपल कैलकुलेशन है, मैं 100 घरों में जाता हूँ, वहाँ पे 10 लोग मेरे से सामान लेते हैं और उससे मुझे 100 रुपये बन जाते हैं। लेकिन वो 100 रुपये कमाने के लिए जब मैं 100 घरों में जाता हूँ तो हर घर की जैसे ही घंटी बजाता हूँ 1 रुपये तो मेरी जेब में आ गया। 100 घर 100 रुपये, 1 रुपये पर घर। बात बिल्कुल साफ थी। अगर हम कहते हैं कि कोई बहुत अच्छा सेल्समैन है तो हो सकता है कि वो 50 घरों में जाके 100 रुपये का सामान बेची है, उससे भी अच्छा हुआ तो शायद 10 घरों में ही बेची है। ये तो हमारे को ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम देखना पड़ेगा कि कितने अच्छे सेल्समैन हैं हम। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी हम कुछ सेल्स करने जा रहे हैं या जब भी हम अपनी ज़िंदगी में किसी एक्टिविटी के लिए जा रहे हैं तो सक्सेस से ज़्यादा हमें अपना फेलियर होने का रेट बढ़ाना चाहिए। ये आदमी जब 9 घरों में ना सुनता है तो 10वें घर में इसे हाँ मिलती है। इसका मतलब है एक सेल लेने के लिए इसको 9 बारी फेल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो दूसरा रूल आता है ये एक बहुत अच्छी अमेरिका के अंदर एक रिसर्च के बाद ये रूल बना जिसके अंदर सक्सेस और फेलियर के रिलेशनशिप को बताया गया है। एक रोजाबेथ कैंतर हुई हैं, उन्होंने यूरोपियन फुटबॉल लीग का 17 साल रिसर्च की और उसके बाद उन्होंने देखा कि डिफरेंट टीम्स जो फुटबॉल खेलती हैं किस तरीके से कुछ टीम जो शुरू में हार रही थी बाद में जीती, कुछ टीमें जो शुरू में जीत रही थी बाद में हारी। उस रिसर्च के बेसिस पे उन्होंने बताया कि सक्सेस वो है जो लगातार 2 फेलियर्स के बाद आती है। और ये बात आमतौर पे देखी गई है कि हम पहले फेलियर के बाद ही भाग जाते हैं। इस लॉ में एक बात और इंटरेस्टिंग ये कही गई है कि आमतौर पे एक बहुत सक्सेसफुल आदमी और एक बहुत फेलियर आदमी के अंदर जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि सक्सेसफुल आदमी ज़्यादा देर तक गेम में अपने को इन्वॉल्व करके रखता है। वो गेम के ख़त्म होने की वेट करता है, वो गेम को बीच में नहीं छोड़ता। इसलिए शायद किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि लूजर ऑलवेज क्विट एंड क्विटर्स नेवर लूज। मैं चाहूंगा कि विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। गेम को छोड़ने वाला कभी जीत नहीं सकता और गेम को जीतने वाला वही होता है जो कभी छोड़ के नहीं जाता। सक्सेस के लिए अगला स्टेप है, सक्सेस इज ऑल अबाउट मेकिंग स्वीट रिलेशनशिप्स। सफल लोगों के साथ एक चीज़ बहुत कॉमनली देखी गई है कि वो सबके साथ एक बहुत ही अच्छी, एक बहुत ही मधुर रिलेशनशिप बनाते हैं। और ये तब तक संभव नहीं जब तक कि हम दूसरे की भावनाओं के बारे में ना सोचें। एक बहुत छोटी कहानी आई। एक छोटा सा बच्चा एक आइसक्रीम पार्लर में आइसक्रीम लेने गया। वहाँ पे उसने, जैसे छोटे बच्चों के पास लिमिटेड सप्लाई में पैसे होते हैं, उसने अपनी जेबों में पैसे देखने शुरू किए और उसके बाद उसने पूछा कि ये बड़ी आइसक्रीम कितने की है। उसे बताया गया ये बड़ी आइसक्रीम 85 सेंट्स की है। उसके बाद उसने फिर जेब में पैसे देखे। उसके बाद दूसरी आइसक्रीम पूछी ये कितने सेंट्स की है। उसने कहा वो थोड़ी छोटी थी, ये 60 सेंट्स की है। उसने कहा मुझे ये आइसक्रीम दे दीजिए। वो आइसक्रीम लेके वो बैठा, उसने आइसक्रीम खाई। आइसक्रीम खाने के बाद जब बच्चे ने बिल मंगवाया तो वो वेट्रेस बिल लेके आई। उस बिल पे उस बच्चे ने अपनी जेब से निकाल के 85 सेंट्स रख दिए। 60 सेंट्स आइसक्रीम के और 25 सेंट्स टिप के। अगर ये बच्चा चाहता तो वो 25 सेंट और दे के 85 सेंट में वो बड़ी आइसक्रीम खा सकता था,
लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने उस वेट्रेस का ध्यान रखा। और हम में से कितने लोग अपने आसपास रहने वाले, अपने साथ जुड़े हुए लोगों को, हम में से कितने लोग उनकी भावनाओं की कद्र करते हैं, कितने लोग उनके साथ एक स्वीट रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। सक्सेसफुल होने के लिए जब हम और चीज़ों को देखते हैं तो मुझे कहानी याद आती है हिंदुस्तान के आज की डेट में जो सबसे बड़े उद्योगपति खानदान है, धीरू भाई अंबानी। ये पुराना उद्योगपति खानदान नहीं है। अभी हमने एक रिसर्च की और उसमें ये देखा कि 1990 से लेके 2007 के बीच में जो मेजर डिफरेंस आया है, यदि 1990 में हम भारत के टॉप 10 उद्योगपति फैमिलीज को देखते थे तो उसमें आमतौर पे बिरला, टाटा या ऐसी फैमिलीज, ओसवाल्स, थापर्ड्स या ऐसी फैमिलीज या मफतलाल, ऐसी फैमिलीज दिखाई देती थी जिन्हें पुश्तैनी तौर पे बहुत ज़्यादा संपत्ति या जिनके बहुत पुराने उद्योग हैं या जिन्होंने आज़ादी से पहले या आज़ादी के बाद लाइसेंस राज में डिफरेंट बेनिफिट्स उठा के अपने आप को सक्सेसफुल बनाया है। लेकिन 2007 के अंदर अगर हम टॉप की 10 उद्योगपति फैमिली देखते हैं तो ये शायद बिरला, टाटा हमें कहीं नज़दीक नज़र नहीं आते। जो फैमिलीज आज की डेट में भारत के उद्योग जगत को पूरी तरीके से कंट्रोल कर रही हैं, ये फैमिलीज वो नहीं हैं जिनके बाप दादाओं ने इन्हें बहुत बड़ी संपत्ति या बहुत बड़ा कोई उद्योग विरासत में दिया हो। नहीं, ये वो लोग हैं जिन लोगों को उनके बाप दादाओं ने एक बहुत बड़ा सपना विरासत में दिया। मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा धीरू भाई अंबानी की, अंबानी फैमिली जो कि आज की डेट में हमारे देश के सबसे बड़े उद्योगपति हैं। धीरू भाई अंबानी के लिए ये कहा जाता है कि शुरुआती दौर में जब उन्होंने अपना काम शुरू किया तो वो जस्ट एक ट्रेडर की तरह काम कर रहे थे और पॉलिस्टर में डील कर रहे थे। लेकिन एक बहुत बड़े बैंक के एक बहुत सीनियर लेवल के डायरेक्टर ने इस बात का भी पीछे खुलासा किया कि जब धीरू भाई अंबानी शुरू में उनके पास जाते थे तो एक बारी डिस्कशन के दौरान उन्होंने बोला कि मैं ये पॉलिस्टर की फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा पॉलिस्टर की फैक्ट्री लगाने का आपको क्या बेनिफिट है, ये तो इंपोर्ट होके आ जाती है। उन्होंने कहा नहीं, मैं छोटे लूम के ऊपर ये काम शुरू कर चुका हूँ और अब मैं एक बहुत बड़ी ग्लोबल कैपेसिटी का ये प्लांट लगाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा लेकिन उसके लिए रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा? उन्होंने कहा उसके रॉ मटेरियल के लिए मैं पेट्रोकेमिकल की रिफाइनरी लगाना चाहता हूँ। धीरे धीरे करके जब धीरू भाई अंबानी ने अपने सपने के बारे में उस डायरेक्टर को बताना शुरू किया तो वो डायरेक्टर हैरान रह गया, क्योंकि धीरू भाई अंबानी किसी और बिजनेस मॉडल की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पेट्रोल की कंपनी शेल के बिजनेस मॉडल की बात कर रहे थे। यानी कि जो चीज़ आज हमारे को 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख करोड़ के बिजनेस के रूप में रिलायंस इंडस्ट्रीज में दिखाई देती है, उस चीज़ का सपना धीरू भाई अंबानी 60 या 70 में के दशक में लगा चुके थे। जो सक्सेस का नेक्स्ट फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ वो फार्मूला इस बड़े ड्रीम के ऊपर ही बेस करता है। हम सबका ड्रीम जब तक बड़ा नहीं होगा हम कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। कहते हैं कि अगर तारों की कामना करोगे तो शायद चांद हाथ में आ जाए। अगला सक्सेस के लिए जो मैं फार्मूला आपको देने जा रहा हूँ, इस पर मैं चाहूँगा कि आप लोग बहुत अटेंटिव होके इस बात को समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये फार्मूला अप्लाई करने वाली चीज़ नहीं है। ये फार्मूला एक वे ऑफ लाइफ बनाने वाली चीज़ है। इसको आपको अपने लाइफस्टाइल में धारण करना होगा। इसके लिए हो सकता है आपको अपना थोड़ा सा मेंटल ओरिएंटेशन भी चेंज करना होगा। मैं शुरुआत करना चाहूँगा एक बहुत छोटी सी कहानी से। एक क्लास चल रही थी और उसके अंदर मैथमेटिक्स का टीचर बच्चों को कुछ प्रॉब्लम करा रहा था, और जैसे कुछ बच्चे होते हैं वो थोड़ा लेट आते हैं, तो एक बच्चा क्लास में लेट आया। वो फटाफट आया और अपनी संकोच को छुपाने के लिए उसने जो भी बोर्ड पे लिखा था वो अपनी कॉपी पे नोट कर लिया। 2 दिन बाद ये बच्चा उसी मास्टर के पास अपनी कॉपी लेके गया और कहा सर ये आपने उस दिन होमवर्क दिया था तो ये सवाल मैंने कर दिया है, ये आप चेक कीजिए। उस टीचर ने उसकी कॉपी पे देखा, उसने कहा ये होमवर्क मैंने कब दिया था? उसने कहा मैं परसों जब स्कूल में आया था, थोड़ा लेट हो गया था सर, लेकिन बोर्ड पे आपने प्रॉब्लम लिखी हुई थी तो मैंने सोचा ये आपने होमवर्क दिया है क्योंकि क्लास में तो कराया नहीं था।
तो उस टीचर ने कहा ये प्रॉब्लम मैंने होमवर्क में नहीं दी थी, ये प्रॉब्लम तो बल्कि मैंने बच्चों को ये बताने के लिए दी थी कि ये वो इक्वेशन है जिसे आइंस्टाइन भी नहीं सॉल्व कर पाया था, ये तुमने कैसे सॉल्व कर दी। अब बड़ी हैरानी की बात है कि जिस इक्वेशन को आइंस्टाइन नहीं सॉल्व कर पाया, एक छोटा सा बच्चा बिना किसी सपोर्ट के कैसे सॉल्व कर गया। जब इस बात को गंभीरता से एनालाइज किया गया तो एक बात सामने आती है कि इस बच्चे की सफलता के पीछे उसका इंटेलिजेंस कम और उसका एटीट्यूड ज़्यादा बड़ा रोल प्ले कर रहा है। ये बच्चा उस प्रॉब्लम को सिर्फ इस वजह से सॉल्व कर पाया क्योंकि उसको ये बात नहीं पता थी कि ये प्रॉब्लम आइंस्टाइन भी नहीं सॉल्व कर पाया है। मोस्ट ऑफ द टाइम ज़िंदगी में हम किसी भी काम को करने से पहले ये देखना शुरू कर देते हैं कि इस काम को किन किन लोगों ने सफलतापूर्वक किया है और किन किन लोगों ने सफलतापूर्वक नहीं किया है, और उसके बाद हम उन लोगों के साथ अपने को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। कितनी बार मैंने देखा है कि लोग एक बड़ी सिंपल सी स्टेटमेंट बोलते हैं कि आज के समाज में पैसे की क्या ज़रूरत है, पैसा सब कुछ नहीं होता, ये जो पैसे वाले हैं खुशी इनके पास नहीं आ सकती। मुझे ये इन बातों में किसी तरीके की कोई दो राय या मैं कोई इस पर डिबेट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये बात उस आदमी से भी सुनने को तैयार नहीं हूँ जिसने ज़िंदगी में पैसा नहीं कमाया। एक ऐसा आदमी जिसने खुद पैसा नहीं कमाया, जिसके प्रेसिडेंस के अंदर कोई पैसा नहीं है, वो पैसे के बारे में ये बात क्यों बोल सकता है। वो आदमी जो कि खुद सफल नहीं हुआ है, वो आपको कैसे बोल सकता है कि इस मार्ग पे आप सफल नहीं हो सकते। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा गया है कि पूरे दिन हम सिर्फ एक ही कोशिश करते रहते हैं कि समाज हमें क्या कह रहा है, उससे हम अपनी एक्टिविटीज़ की तुलना करते हैं। आप अभी आ रहे हैं और सामने कोई आपसे मिला और उसने आपसे बोला कि आज तो आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। पता लगा आप 7वें आसमान पे पहुंच गए, बहुत ही अच्छे मूड में सीढ़ी चढ़ के ऊपर आते हैं और जैसे ही कमरे में घुसे तो सामने फिर कोई मिल गया, उसने कहा अरे ये क्या पहना है, और पता लगा मूड एकदम डाउन हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने अपने लाइफस्टाइल को, अपने जीवन की शैली को, अपने काम करने के तरीके को अपने सामने वाले समाज के हाथों में दे दिया है। वो जैसे चाहें हमारे को नचा सकते हैं, वो जैसे चाहें हमारे को सोचने पे मजबूर कर सकते हैं। सक्सेस का जो ये फार्मूला मैं आपको दे रहा हूँ, सक्सेस का ये फार्मूला कहता है कि सक्सेस इज एंटरप्रेन्योरशिप। किस तरीके से आप अपने अंदर के एंटरप्रेन्योर को बाहर निकालते हैं, किस तरीके से आप अपने जीवन को ऐसे जीना शुरू कर देते हैं जिसकी कोई हिस्ट्री ना हो, जिसकी कोई पास्ट ही ना हो। आप ये मान के किस तरीके से जीवन जी सकते हैं कि जो कुछ करना है आपने करना है, जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा, आपका रास्ता आपने तय करना है, आपकी सफलता आपके हाथ में है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ कि कोई और आदमी नहीं है आपको संभालने के लिए, खुद को संभालना भी आपने है, इस सफलता को संभालना भी आपने है। और लास्ट में जो मैं सक्सेस के ऊपर आपको पॉइंट देना चाहता हूँ, वो पॉइंट कहता है कि सक्सेस इज ऑल अबाउट स्मार्ट वर्क एंड नॉट अबाउट हार्ड वर्क। हमने बहुत लोगों को देखा है बहुत मेहनत करते हैं और वो यही बात हमेशा शायद भगवान के पास जाते हैं तब भी यही कहते हैं कि ये भगवान हम इतनी मेहनत करते हैं, हमारे को तूने फल नहीं दिया, या हमारे को वो फल नहीं मिल रहा जो इतनी मेहनत के बाद मिलना चाहिए। किसी ने बहुत अच्छे शब्द बोले हैं, उन्होंने कहा है कि जो सफल लोग होते हैं वो काम को सही तरीके से नहीं करते, बल्कि वो सिर्फ सही काम करते हैं। अब इन दोनों चीज़ों में क्या फ़र्क हुआ कि काम को सही तरीके से करना है या सिर्फ सही काम करना है। इसका अंतर समझने के लिए हम एक बात को ऐसे लेते हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, मान लीजिए हम एक लेटर टाइप कर रहे हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो लेटर बड़ा परफेक्टली टाइप हो, कोई चीज़ इधर ना हिल जाए उधर ना हिल जाए। पता लगा जो लेटर 15 मिनट में टाइप हो जाना चाहिए था उसके ऊपर हमने पौना घंटा लगा दिया। पहली बात इसमें देखने वाली, क्या वो लेटर एक छोटी सी गलती के साथ समय पर किसी के पास पहुंचता है तो ज़्यादा अच्छा है, या वो एक लेटर बहुत ही सफाई के साथ समय पर किसी के पास ना पहुंच पाया तो अच्छा है। मेरे ख्याल से आज के टाइम में इफ़ेक्टिवनेस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपका काम टाइमली हो गया कि नहीं हो गया ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा उससे भी बड़ा सवाल
क्या वाकई आपको वो लेटर टाइप करना है? कई बार ऐसा नहीं होता कि सारे काम हम खुद ही करना चाहते हैं, हम अपने स्टाफ को भी बुला लेते हैं, उसके काम भी अपने सर पे ले लेते हैं, अपने बच्चों के काम भी अपने सर पे ले लेते हैं, अपनी मिसेस के काम भी अपने सर पे ले लेते हैं, और हम बहुत अच्छा फील करते हैं। हम सोचते हैं ये सारे लोग हमको बहुत अच्छा कह रहे हैं क्योंकि इन सब की हम मदद कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि पहली बात है, जो काम उन लोगों को करने चाहिए उस हक को अपने हाथ में लेके सबसे पहले उन्हीं के जीवन में हम टाइम वेस्ट करने की ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं। और दूसरी चीज़, जो ज़रूरी काम या जो सही काम मुझे करने चाहिए अपनी कैपेबिलिटीज़ के साथ सक्सेसफुल होने के लिए, उस समय को ही मैं पूरा नष्ट कर देता हूँ जिसमें मैं उन सही कामों को कर सकूँ। क्योंकि एक बात तो बड़ी निश्चित है, भगवान ने सबको बराबर का पैसा दिया हो या ना दिया हो ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि भगवान ने सबको दिन के 24 घंटे दिए हैं, जो कि सबसे बड़ी चीज़ है। अब इसी 24 घंटे में एक रिक्शे वाला अपने परिवार को शायद डेली वेजेस के ऊपर संभालता है, तो पता लगता है एक मैनेजर पूरी फैक्ट्री को संभाल रहा है, तो पता लगता है प्रधानमंत्री पूरे देश को संभाल रहा है। तो ये जो मैंने आपको आज 7 फॉर्मूलेज दिए हैं सक्सेस के, मैं चाहूँगा कि इनको आप अपने जीवन में थोड़ा इस्तेमाल करने की कोशिश करें। सफलता बिल्कुल अगले कदम पे आपका इंतज़ार कर रही है। सक्सेस के फार्मूलाज आप लोगों से डिस्कस करने के बाद अब हम शुरू होते हैं मार्केटिंग की एक्सरसाइज पे। ये मार्केटिंग बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द है। आज की डेट में जिसे देखो, कंपनी के लेवल पे, इंडिविजुअल के लेवल पे, आप देखेंगे कि मार्केटिंग के बारे में बहुत बात करता है। ये मार्केटिंग है क्या? आज की डेट में हम कहते हैं कि हम एक मार्केटिंग बेस्ड, मार्केटिंग ड्रिवन सोसाइटी में जी रहे हैं। ये मार्केटिंग है क्या? शुरुआत से लोग इतने प्रोडक्ट्स को कॉरपोरेट लेवल पे, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हों, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हों, उनको बेचते आ रहे हैं, तो क्या वो मार्केटिंग नहीं कर रहे थे? क्या ये सेलिंग और मार्केटिंग एक ही चीज़ है? अगर मैं आपसे ये कहूं कि अगर लाइट का अपोजिट डार्क है या ऊंचे का अपोजिट नीचा है, तो उस केस में सेलिंग का अपोजिट क्या होगा? बड़ा सिंपल सा सवाल है। और एक बारी जब मैंने सवाल बोला तो एक बहुत इंटरेस्टिंग जवाब आया जिसमें ये कहा, सेलिंग का उल्टा बाइंग। बहुत अच्छे। वैसे तो ये दोनों एक्टिविटीज़ एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन अगर आपसे मैं ये कहूँ कि मार्केटिंग और कुछ नहीं, सेलिंग का अपोजिट है, तो शायद आपको थोड़ी सी हैरानी होगी। लेकिन मैं आपको समझाना चाहूँगा एक छोटा सा एग्जाम्पल देके। इतने सालों से जो सेलिंग हो रही है, जो प्रोडक्ट्स हमारे पास पहुँच रहे हैं, वो कैसे पहुँच रहे हैं? फैक्ट्री में बनते हैं, होलसेलर के गोडाउन पे पहुँचते हैं, रिटेलर के पास पहुँचते हैं, और वहाँ से कोई ना कोई कंज्यूमर उसे परचेज कर लेता है। उसके बाद वो जो कंज्यूमर पैसा देता है, वो डिफरेंट चैनल से होते हुए फैक्ट्री पहुँचता है, और प्रॉफिट कमाना ही उस मैन्युफैक्चरर का मेन एम था, और उसने प्रॉफिट कमा लिया। लेकिन जब हम मार्केटिंग की बात करते हैं तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट फैक्ट्री नहीं है, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट वो कंज्यूमर है जो उस प्रोडक्ट को यूज कर रहा है। हम शुरू होते हैं उस कंज्यूमर से, उस कंज्यूमर की स्टडी से, उस कंज्यूमर के परचेज करने के तरीके को समझने के रिसर्च से, और उसके बेसिस पे हम वापस फैक्ट्री में जाके एक ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जो उस कंज्यूमर की नीड्स को सेटिस्फाई करे, जो उस कंज्यूमर को अल्टीमेट बेनिफिट दे। ये प्रोडक्ट बना के भी हमारा काम खत्म नहीं होता। हम इस प्रोडक्ट को वापस मार्केट में लाते हैं, उसकी सेलिंग करते हैं, उसको देते हैं, और उसके बाद फिर नोट करते हैं कि क्या वाकई इस प्रोडक्ट ने उसे सेटिस्फाई किया कि नहीं। और जब तक वो पूरी तरीके से उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं हो जाता, तब तक फैक्ट्री में हम उस प्रोडक्ट के ऊपर इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं। इसका मतलब अगर मैं मार्केटिंग के बारे में बोलूं तो शायद मार्केटिंग के सामने सेलिंग एक छोटी सी एक्टिविटी है। लेकिन अगर मैं दिशा के बारे में बोलूं, अगर उसकी ओरिएंटेशन के बारे में बोलूं, तो शायद मार्केटिंग और सेलिंग एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। जहाँ पे सेलिंग फैक्ट्री पे शुरू होके कस्टमर पे ख़त्म होती है, वहाँ पे मार्केटिंग कस्टमर से शुरू होके फैक्ट्री पे ख़त्म होती है, ताकि अल्टीमेटली कंज्यूमर को बेनिफिट मिले और कस्टमर सेटिस्फैक्शन आए।
ये मार्केटिंग को समझने के लिए हम ये देखते हैं कि जो इतनी बड़ी मार्केट डेवलप हो रही है, जो मार्केटिंग की प्रोसेसेस चल रही हैं, इनकी शुरुआत कहाँ से होती है? इनकी शुरुआत होती है एक छोटी सी नीड से। ये नीड बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द है। हम डेली इस शब्द को पता नहीं कितनी बारी यूज़ करते हैं, लेकिन इस शब्द का मीनिंग शायद हम नहीं जानते। नीड शायद इकलौता ऐसा शब्द है जो कि डिफाइन नहीं किया जा सकता, जो कि डिफाइन नहीं है। मुझे ये तो पता है मुझे रीबॉक का जूता लेना है, मुझे ये तो पता है मुझे कोक लेनी है, मुझे ये तो पता है मुझे सुजुकी की SX4 लेनी है। क्यों लेनी है ये नहीं पता। मेरे पास अपना जूता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कॉफ़ी पी है और ऑलरेडी मेरे पास अपनी एक गाड़ी है। इन सब चीज़ों के होते हुए फिर क्यों मैं और प्रोडक्ट्स को लेना चाहता हूँ? क्या वो कारण है कि आदमी पहला टीवी, दूसरा टीवी, तीसरा टीवी, चौथा टीवी, पांचवा टीवी लेने के लिए मार्केट में हर जगह ढूंढता रहता है, घूमता रहता है और मन में उसकी आशाएं चलती रहती हैं? इसका कारण है नीड। नीड की सिंपल डेफिनेशन है, इट इज़ ए फीलिंग ऑफ डेप्रिवेशन। अगर मैं बड़े सिंपल शब्दों में कहूँ तो ये एक एहसास है किसी तरीके की कमी का। वो कमी आप नहीं जानते कहाँ पे है। वो कमी हो सकती है, जैसे हम कहते हैं नीड फॉर एफिलिएशन, हो सकता है वो प्यार की कमी हो। नीड फॉर पावर, हो सकता है वो पावर की कमी हो। नीड फॉर एनर्जी, हो सकता है शरीर के अंदर एनर्जी कम लग रही है तो मुझे भूख लग रही है या प्यास लग रही है। लेकिन मार्केटर इस नीड से आगे बढ़कर इस नीड के लिए डिफरेंट तरीके की ऑप्शंस देता है। आज से 20 साल पहले क्या लोग बोर नहीं होते थे? होते थे। फिर ऐसा क्या है कि आज जो आदमी बोर हो रहा है वो किस तरीके की ऑप्शंस यूज कर रहा है, और आज से 20 साल पहले जो आदमी बोर होता था वो किस तरीके की ऑप्शन यूज करता था? एक बारी इसको समझते हैं। आज से 20 साल पहले हम बोर होते थे तो हम क्या करते थे? किसी रिश्तेदार के घर चले जाते थे, उसको बोर करते थे। ज़्यादा हुआ मूवी देख ली, बहुत ज़्यादा हुआ तो किसी रेस्टोरेंट में जाके खाना खा लिया। लेकिन अगर आज हम देखें तो हमारे पास मॉल्स हैं, हमारे पास अम्यूज़मेंट पार्क्स हैं, हमारे पास वाटर पार्क्स हैं, हमारे पास साइबर कैफ़ेज़ हैं, हमारे पास मल्टीप्लेक्सेस हैं, हमारे पास n नंबर की अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ पर जाकर हम अपनी इस नीड को सेटिस्फाई कर सकते हैं। किसी भी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए ये जो डिफरेंट ऑप्शंस मार्केटर क्रिएट करता है इसको वांट कहते हैं। लेकिन क्या सारी वांट आप बाय करने की पोजीशन में हैं? शायद नहीं। कुछ वांट्स, जैसे मल्टीप्लेक्स है, 150 रुपये की टिकट है, क्या सारे लोग 150 रुपये की टिकट लेके उस पर्टिकुलर मूवी को देख सकते हैं? शायद नहीं। आदमी इनमें से किस वांट को सेलेक्ट कर रहा है ये बेस करता है कि उसकी परचेजिंग पावर क्या है। वो वांट जो अपनी परचेजिंग पावर से आदमी परचेज करता है वो डिमांड बन जाती है। मार्केटर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ डिमांड है, ना कि नीड। मार्केटर किसी एक नीड को पकड़ के, जैसे अगर कोई फूड एरिया में चल रहा है, यूनिलीवर ग्रुप है या नेस्ले है, तो वो फूड एरिया की बेसिक नीड को समझते हुए सिर्फ मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन देते रहते हैं। वो ऑप्शंस कुछ नहीं है, वांट्स हैं, और उनका जो कंज्यूमर बेस है, उनका जो टारगेट है, वो अपनी परचेजिंग पावर के हिसाब से उन प्रोडक्ट्स को परचेज करता रहता है। अब ये जो नीड सेटिस्फेक्शन की प्रोसेस है ये दो तरीके से सेटिस्फाई हो सकती है, या तो कोई प्रोडक्ट से या कोई सर्विस से। जैसा कि आप चार्ट पे देख सकते हैं, और चार्ट पे आपको दिखाया गया है कि किसी भी डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए या तो आप प्रोडक्ट खरीदेंगे या सर्विस खरीदेंगे। प्रोडक्ट वो जिसे आप देख सकते हैं, जिसे आप महसूस कर सकते हैं, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, जिसको आप किसी को दे सकते हैं, उसका अपना एक वजूद होता है, उसको आप उसको फील कर सकते हैं। जैसे कि एक पेन हो गया, या कैंपा कोला की बोतल हो गई, या मान लीजिए एक बर्गर हो गया आपके हाथ में, या कोई कपड़ा हो गया जो आप परचेज कर रहे हैं। लेकिन सर्विस दिखाई नहीं देती। जैसे कि अगर आपने दिल्ली से बॉम्बे की फ़्लाइट ली तो ये एक सर्विस है, ये आप अपने पास नहीं रख सकते। वो हवाई जहाज़ आपका नहीं हुआ, आप इस चीज़ को अपने घर नहीं ले जा सकते कि ये मैं दिल्ली से बम्बे की सवारी जो है अपने घर लेके जा रहा हूँ और कल मैं इसे यूज़ करूँगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आप किसी को दिखा नहीं सकते। और एक बात और भी कही जाती है कि जब भी किसी देश की इकोनॉमी को आपने स्टडी करना हो तो आप ये देखिए कि प्रोडक्ट्स ज़्यादा बिक रहे हैं या सर्विसेज। जिस भी इकोनॉमी में सर्विसेज ज़्यादा बिक रही हैं वो इकोनॉमी ज़्यादा डेवलप्ड है, जिस भी इकोनॉमी में प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहे हैं वो इकोनॉमी कम डेवलप्ड है।
अब किसी भी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए जब हम डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट या सर्विस को यूज करते हैं तो हमारी अपनी ऑप्शन होती है। मैं 100 सीसी की बाइक लूंगा या 150 सीसी की बाइक लूंगा या 200 सीसी की बाइक लूंगा या मैं स्कूटर लूंगा, काम उन सब ने एक ही करना है, उन सब ने मुझे एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है। लेकिन ये जो ऑप्शंस हैं जब मैं इनको सेलेक्ट करता हूं तो उसका कारण होता है कि हर ऑप्शन के अंदर मैं ये देखता हूं कि उस ऑप्शन की नीड सेटिस्फाइंग कैपेसिटी क्या है। जैसे कि एक कॉलेज जाने वाले लड़के ने कहा कि पापा मेरे को कॉलेज जाना होता है, रोजाना जाना होता है, तो मुझे कुछ सवारी दिला दीजिए। उसके पापा ने कहा बेटा बस चलती है, बस ले लो। कहते नहीं बस से तो मेरा काम नहीं चलेगा। तो पापा ने कहा हम तो अपने टाइम में साइकिल पे जाते थे। तो उसने कहा पापा मेरी बेइज्जती कराओगे क्या? उसके पापा ने कहा ये सेकेंड हैंड स्कूटर रखा हुआ है। कहता पापा वो तो कॉलेज वाले अंदर नहीं जाने देंगे। उसके पापा ने कहा बाइक तो मैं तुझे नहीं दिलवा सकता क्योंकि मुझे तो बड़ा खतरा लगता है बाइक से। उसने कहा पापा क्या पुराने ज़माने की बात करते हो, बाइक्स ही तो है आज की डेट में जो यूथफुलनेस देखनी है वो बाइक से ही तो आती है। अब देखिए काम वही है, लेकिन एक पिता जो कंज्यूमर है उसकी परसेप्शन उस प्रोडक्ट के लिए क्या है, एक बेटा जो है उसकी परसेप्शन क्या है, ये और कुछ नहीं, ये उन प्रोडक्ट्स की यूटिलिटी उनके माइंड में है। कोई भी प्रोडक्ट हम सेलेक्ट करते हैं तो उसकी यूटिलिटी के बेसिस पे करते हैं। लेकिन एक वर्ड आपने बहुत कॉमनली सुना होगा, वैल्यू या वैल्यू फॉर मनी। जब हम प्रोडक्ट को यूटिलिटी के लिए परचेज कर रहे हैं तो फिर ये वैल्यू का क्या मतलब होता है? वैल्यू का सिंपल सा मतलब ये है कि यूटिलिटी पर रुपी स्पेंट। आपने एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर उसकी यूटिलिटी को देखते हुए कितना पैसा खर्च किया है और उस पैसे से आपको कितनी यूटिलिटी मिल रही है, वो उस प्रोडक्ट की वैल्यू हो गई। कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनकी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है लेकिन उनका प्राइस भी बहुत ज़्यादा है तो उनकी वैल्यू कम हो गई। लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनकी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है और प्राइस बहुत कम है तो पता लगा उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई। इसी तरीके से इंटरेस्टिंगली कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी यूटिलिटी कंपैरेटिवली कम है लेकिन प्राइस बहुत ही कम है, उस स्थिति में भी उनकी वैल्यू ज़्यादा हो गई। जैसे निरमा एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट आया जिसकी कंपैरेटिवली यूटिलिटी, जब हम कब डिटर्जेंट खरीदने जाते हैं तो उस समय पर हम देखते हैं कि एज कंपेयर टू अदर डिटर्जेंट निरमा जो है उसकी यूटिलिटी अगर हम उसे कोई स्केल पे नंबर देना चाहेंगे तो बहुत कम देंगे, शायद 100 में से 20 देंगे या 30 देंगे। लेकिन हम उसका प्राइस देखते हैं तो उसका प्राइस भी कंपैरेटिवली बहुत कम है। तो निरमा जैसे प्रोडक्ट जो हैं हम यूटिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और उनके प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर वैल्यू फॉर मनी कहते हैं। हमने एक वैल्यू के बेस पे प्रोडक्ट ले लिया, लेकिन उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं शुरू से पहला शब्द यूज़ किए जा रहा हूँ कि मार्केटिंग नीड सेटिस्फाई करने की एक प्रोसेस है। तो एक वर्ड आता है सेटिस्फैक्शन। ये सेटिस्फैक्शन क्या होता है? ये कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन क्या चीज़ है? अगर सेटिस्फैक्शन को एज ए वर्ड देखूं तो सेटिस्फैक्शन इज ए फंक्शन ऑफ परफॉर्मेंस एंड एक्सपेक्टेशन। जब भी मार्केट में कोई मार्केटर कोई प्रोडक्ट बेचने जाता है तो ये सिर्फ उसकी गलत फहमी है कि वो ये सोचता है कि वो एक प्रोडक्ट कस्टमर को बेच रहा है, सच्चाई कुछ और है। कस्टमर वो प्रोडक्ट लेने वहां पे नहीं आया। जैसे मैं एक बड़ा अच्छा एग्जांपल हर बार शेयर करता हूं आप लोगों से। मान लीजिए आपको एक ड्रिल खरीदना है, ये जो ड्रिल मशीन होती है इसके लिए आपको एक ड्रिल खरीदना है। अगर एक कंपनी ड्रिल बेचती है तो आपके ख्याल से कस्टमर क्या खरीद रहा है? कई लोग कहते हैं कि वो ड्रिल खरीद रहा है, कई लोग कहते हैं कि वो ड्रिल का मटेरियल स्टेनलेस स्टील खरीद रहा है, कई लोग कहते हैं कि वो उसकी स्ट्रेंथ खरीद रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर एक कंपनी ड्रिल बेच रही है तो सामने वाला आदमी एक होल खरीद रहा है। उसकी एक्सपेक्टेशन होल के साथ जुड़ी हुई है, उसकी एक्सपेक्टेशन ड्रिल के साथ नहीं जुड़ी हुई। तो जो भी मार्केटर इस गलत फहमी में होता है कि वो सिर्फ अपने प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान देता है और कस्टमर की एक्सपेक्टेशन पे ध्यान नहीं देता, नॉर्मली ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में बहुत ज़्यादा दिन नहीं टिकते। मार्केटिंग वो प्रोसेस है जहाँ पे कस्टमर की एक्सपेक्टेशन के सामने मार्केटर प्रोडक्ट नहीं बल्कि परफॉर्म करने का एक प्रॉमिस बेच रहा है। वो बेच रहा है ए प्रॉमिस टू परफॉर्म और कस्टमर बाय कर रहा है उससे ए सेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस। तो इसका मतलब सेटिस्फैक्शन वो स्थिति है जहां पे
प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस कस्टमर की एक्सपेक्टेशन के या तो बराबर है या उससे ज़्यादा है। मार्केट में बड़े अच्छे अच्छे शब्द आज की डेट में आप सुनेंगे। कहते हैं यदि प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हुई तो वो सेटिस्फैक्शन, और ज़्यादा हुई तो वो कस्टमर डिलाइट, और ज़्यादा हो गई तो वो कस्टमर अमेजमेंट, बहुत ही ज़्यादा हो गई तो वो वाव इफेक्ट, और सबसे ही ज़्यादा हो गई तो वो कस्टमर सरप्राइज। आज की डेट में मैक्सिमम कंपनी सिर्फ सेटिस्फैक्शन पे बात नहीं कर रही, वो सरप्राइज की बात कर रही हैं। लेकिन जैसा आप डायग्राम में देखेंगे कि सेटिस्फैक्शन से जो नेक्स्ट वर्ड आ रहा है वो वर्ड है क्वालिटी, और क्वालिटी के बारे में कहा गया है क्वालिटी मीन्स नो सरप्राइज। यानी कि अभी तक हमने ये देखा कि सेटिस्फैक्शन का जो अंत है या जो सेटिस्फैक्शन की बेस्ट पोजीशन है वो है जहां पे हम कस्टमर सरप्राइज की बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम क्वालिटी की बात करते हैं, क्वालिटी कहता है क्वालिटी मीन्स नो सरप्राइज। तो फिर क्वालिटी क्या हुई? क्वालिटी के हम सब के दिमाग में डिफरेंट नोशंस हैं, हम क्वालिटी को डिफरेंट तरीके से देखते हैं। लेकिन क्वालिटी के बारे में जो सबसे सिंपल चीज़ कही गई है, एक एग्जाम्पल है, दो कंपनियां दूध लॉन्च करती हैं मार्केट में। कंपनी ए कहती है कि मेरा दूध सबसे बढ़िया है, बेस्ट क्वालिटी है, लेकिन इसको 9 बजे तक सुबह बॉयल कर लेना वरना ये दूध फट जाएगा। दूसरी कंपनी बी वो भी यही कह रही है कि मेरा दूध सबसे बढ़िया है, लेकिन वो कहती है कि मेरे दूध को ऐसे कोई 9 बजे तक गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, ये शाम को 6, 7, 8 बजे तक भी नहीं फटता, कभी कभी ये सुबह 7 बजे भी फट जाता है। अब इन दोनों प्रोडक्ट्स के ऊपर हम देखते हैं तो कौन से प्रोडक्ट की हाई क्वालिटी हुई और कौन से प्रोडक्ट की लो क्वालिटी हुई। कहने को तो दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट की बहुत अच्छी क्वालिटी है कि शाम को 6, 7, 8 बजे तक दूध नहीं फट रहा, लेकिन क्या वो प्रोडक्ट गारंटी दे रहा है कि वो प्रोडक्ट फटेगा ही नहीं कभी? लेकिन अगर हम प्रोडक्ट ए को देखें तो एटलीस्ट वो सुबह 9 बजे से पहले की तो गारंटी दे रहा है कि मेरा दूध नहीं फटेगा। इसका मतलब है उसका दूध सुबह 9 बजे से पहले किसी भी तरीके का सरप्राइज नहीं देगा। इसका मतलब वो दूध कंटिन्यूसली कस्टमर को एक गारंटी देगा और कंटिन्यूसली एक कंसिस्टेंट क्वालिटी का एश्योरेंस देगा कि ये दूध सुबह 9 बजे तक नहीं फट सकता। दूसरे शब्दों में ये कहूँ कि अच्छी क्वालिटी वही है जो कंसिस्टेंसी देती है। क्वालिटी और कुछ नहीं, कंसिस्टेंसी है। कंसिस्टेंटली जब एक कंपनी एक क्वालिटी प्रोडक्ट बना के कस्टमर को देती रहती है तो जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं, नेक्स्ट स्टेज आ जाती है कि कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को एक्सचेंज करने लग जाता है कंपनी के साथ। एक्सचेंज करने के बहुत तरीके हैं, लेकिन हम जिस तरीके को एक्सेप्ट करते हैं मार्केटिंग टर्म्स में वो ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन में कस्टमर एक हाथ से पैसा देता है और दूसरे हाथ से प्रोडक्ट और सर्विस को ले लेता है। यही ट्रांजैक्शंस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि प्रोडक्ट कंसिस्टेंट क्वालिटी दे रहा है तो कस्टमर, अब जैसे कितने सालों से हमारे घर अमूल बटर आ रहा है हमें खुद नहीं पता, शायद हमसे पहले से आ रहा है। कितने सालों से हमारे घर में कोलगेट आ रहा है शायद हमें नहीं पता, शायद हमसे पहले से आ रहा है। जब कंटिन्यूसली ये चीज़ होती जाती है तो एक तरीके की रिलेशनशिप डेवलप हो जाती है। आज की मार्केटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यही रिलेशनशिप, और इन्हीं रिलेशनशिप्स का जो नेटवर्क है ये बनाता है मार्केट। तो इस डायग्राम में हम देखते हैं कि किस तरीके से हम नीड से शुरू हुए और किस तरीके से हम मार्केट तक पहुँचे। यही मार्केट की डेवलपमेंट की बेसिक थ्योरी है। अगर हम अपने प्रोडक्ट के साथ, अपनी सर्विस के साथ इस थ्योरी को समझ लें और अप्लाई कर लें तो शायद सक्सेसफुल मार्केटर होने से हमें कोई नहीं रोक सकता। अभी ये जो डायग्राम हमने देखा और जिसको पूरा एक्सप्लेन किया, जिसे हम विशियस सर्कल ऑफ मार्केटिंग भी कहते हैं, वैसे तो इसमें बहुत शब्द हैं, लेकिन अगर आपसे मैं ये पूछूं कि इनमें सबसे इंपॉर्टेंट शब्द कौन सा है तो शायद आप लोगों का अपना अपना तजुर्बा, अपने अपना देखने का तरीका। मैक्सिमम कॉन्फ्रेंसेस में मेरे को जो शब्द जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबिलिटी दिखी है वो है सेटिस्फैक्शन, कि मैक्सिमम लोगों ने ये रिस्पॉन्स किया कि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो शब्द है वो है सेटिस्फैक्शन और मार्केटर को उस पर फोकस करना चाहिए। लेकिन यदि आप मेरी सोच से चलें तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट शब्द है रिलेशनशिप। मार्केटिंग डिफरेंट तरीके के मेथड से की जाती है।
और जिस तरीके के मेथड को हम लोग यूज़ करते हैं, जिसे MLM या मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कहा जाता है, अगर उस नज़रिए से, उस ओरिएंटेशन से मैं देखूं, तो शायद रिलेशनशिप से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट शब्द इस पूरे डायग्राम में कोई नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी एक इंसिडेंट बताना चाहूँगा और ये बताना चाहूँगा कि कंपनी किस एक्सटेंट तक जा सकती है इस रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू पे। एक अमेरिका में पॉन्टियाक कंपनी हुई और एक कंज्यूमर ने वहाँ पे वो पॉन्टियाक कार खरीदी। वो कार खरीदने के बाद जैसे नॉर्मल हमारा रूटीन होता है, कस्टमर हमेशा अपनी एक मेंटल जर्नी में रहता है। कस्टमर वो चीज़ें कभी नहीं करता जो आप उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो करेगा, जबकि कस्टमर वो चीज़ें करता है जो उसके दिमाग में आ रही होती हैं। जैसे कि बड़ी छोटी सी चीज़ है कि नई गाड़ी ली है तो पहली चीज़ ये कि शाम को बच्चों को लेके किसी जगह पर जाके आइसक्रीम खाई जाए। तो ये आदमी एज ए रूटीन रोज़ शाम को बच्चों के साथ गाड़ी में आइसक्रीम खाने जाता था। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, जैसे हम सब लोगों के आइसक्रीम खाने की जगह जो हैं वो बड़ी कॉमन सी होती हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई कि जब भी ये आदमी एक पर्टिकुलर स्टोर पे जाके वनीला खाता था, इसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती थी। ये किसी और वैरायटी की आइसक्रीम खाता था, इसकी गाड़ी स्टार्ट हो जाती थी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। रोज़ ही हो, वनीला खाए गाड़ी स्टार्ट ना हो, कोई और वैरायटी खाए गाड़ी स्टार्ट हो जाए। इसने एक पॉन्टियाक कंपनी को लेटर लिखा। अब पॉन्टियाक कंपनी इस रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए देखिए इस बात को कितनी सीरियसली लेती है। अगर इसी तरीके की कोई चीज़ इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हुई होती तो शायद उस लेटर को किसी ने कोई बहुत ध्यान से देखा नहीं होता। पॉन्टियाक कंपनी ने एक सीनियर मार्केटिंग मैनेजर को इस काम पे लगाया और वो सीनियर मार्केटिंग मैनेजर, उसने उस आदमी का एड्रेस लिया, उस आइसक्रीम वाले का एड्रेस लिया और उसने वही गाड़ी, वही मॉडल लिया और उसके बाद वो उसी तरीके से उसके घर से उस दुकान तक गया, वहाँ पे अंदर गया, अंदर जाके उसने वनीला आइसक्रीम ली, उसने दूसरी वैरायटी की आइसक्रीम ली और उसने भी यही चीज़ देखनी शुरू की कि जब जब वो वनीला आइसक्रीम ले रहा था तब तक गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, जब जब वो दूसरी वैरायटी ले रहा था उसकी गाड़ी स्टार्ट होने लगी। ये बात उसके भी समझ में नहीं आई, ये बात और सीनियर लेवल तक गई और वहाँ पे जाके खैर उन्होंने उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया। और ये सॉर्ट आउट करने का भी देखिए कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है। किसी जगह पर उस गैस बेस्ड इंजन के अंदर एक छोटा सा लेकुना रह गया था और वो लेकुना ये कहता था कि अगर इंजन इंस्टेंटली, अगर आप इग्निशन बंद करते हैं और उसको इंस्टेंटली दोबारा से स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं तो ठंडी जगहों पे शायद वो कुछ उसमें गैस ट्रैप हो जाती थी जिसकी वजह से वो गाड़ी दोबारा स्टार्ट नहीं हो पाती थी। लेकिन अगर आप थोड़ा सा टाइम देके और उसके बाद आप उसे स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो स्टार्ट हो जाती थी। अब अमूमन होता यह है कि वनीला, क्योंकि 50% से ज़्यादा वैरायटीज़ जो हैं आइसक्रीम की वनीला होती हैं, तो वो नॉर्मली फ्रंट काउंटर्स पे रखी हुई होती है और बाकी की वैरायटीज़ क्योंकि उनकी सेल कम होती है तो वो थोड़े पीछे के काउंटर्स पे रखी हुई होती है। तो जब जब ये आदमी वो दूसरे काउंटर से लेके आइसक्रीम आता था तो उसे थोड़ा टाइम लग जाता था और वो गैस एमिट हो जाती थी और उस केस में उसकी गाड़ी स्टार्ट हो जाती थी। लेकिन जब जब वो फटाफट वनीला लेके वापस आता था उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती थी। अगर इस एग्जाम्पल को हम बड़े ध्यान से देखें तो ज़रूरी नहीं है क्या हुआ, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मार्केटिंग कितने डिफरेंट एंगल से इस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश कर रही है। रिलेशनशिप अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है क्योंकि इस रिलेशनशिप के साथ एक चीज़ जुड़ी हुई है जिसे हम लोग कहते हैं एम्पैथी। मार्केटिंग में जब हम किसी की नीड सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं तो फंडामेंटली एक प्रॉब्लम हम सबके साथ है। शुरू से ही, पहले दिन से ही, जब से हमारा जन्म हुआ है, हम एक प्रोसेस में लगे हुए हैं जिसमें हम अपनी नीड सेटिस्फाई करते हैं, बहुत अच्छी तरह सेटिस्फाई करते हैं और उस नीड को सेटिस्फाई करने के लिए हम किसी भी एक्सटेंट तक जा सकते हैं। लेकिन शायद किसी भी स्टेज पे, किसी स्कूल, किसी कॉलेज, किसी बड़े, किसी छोटे ने हमें दूसरे की नीड को सेटिस्फाई करना नहीं सिखाया। ये बात तो छोड़िए, हमें दूसरे की नीड को समझना भी नहीं सिखाया। मार्केटिंग एक वो साइंस है जो हमें दूसरे की नीड को समझने और सेटिस्फाई करने के तरीके के बारे में बनाती है। जब हम मल्टी लेवल मार्केटिंग की बात करते हैं तो इसमें दो तरीके के नज़रिए से लोग चलते हैं। इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलना होता है। जैसे मैंने आपको शुरू में भी एक कहानी बताई थी कि घंटी बजाना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है और जितनी ज़्यादा घंटी बजाएंगे उतने ज़्यादा रिटर्न आएंगे, क्योंकि उतने ज़्यादा नो आएंगे।
हमारी जनरल टेंडेंसी तो ये होनी चाहिए, मैंने घंटी बजाई, तू फटाफट ना कर ताकि मैं दूसरे घर पे जा सकूं, क्योंकि मेरा कोई रूल ऑफ थंब है, क्योंकि मेरा कोई कन्वर्जन रेट है, क्योंकि मेरा कोई सेल्स हिट रेट है। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखने वाली है वो नज़रिया है जिससे हम सामने वाले के पास जा रहे हैं। मार्केटिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम दूसरे की मदद करते हैं। एक छोटा बच्चा है और 1000 औरतें सामने खड़ी हुई हैं, उस बच्चे को भूख लगती है। वो वैसे तो हो सकता है उन औरतों के साथ खेल रहा हो, लेकिन जब भी उसे भूख लगेगी वो भाग के अपनी माँ के पास जाता है। यही चीज़ हमारे साथ भी है। जब भी कोई प्रॉब्लम हम पे आती है तो उस केस में पता लगता है भाग के हम अपने टिपिकल भगवान के पास चले जाते हैं। वो भगवान माता हो सकती है, गणेश जी हो सकते हैं, क्राइस्ट हो सकते हैं, गुरुद्वारा हो सकता है। यानी कि जब जब हम पे कोई मुसीबत है, जब जब हमारे को कोई ऐसा काम करना है जिस काम के अंदर हमारे को कुछ मांगना है, तो हम भाग भाग के अपने भगवान के पास जा रहे हैं। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप परीक्षा में सफल हो गए, आप जो चाहते थे वो मिल गया आपको, उस स्थिति में आप देखेंगे आप खुशी के उस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि गुरुद्वारा सामने आ रहा है तो आप गुरुद्वारे पे सर झुका देंगे, मस्जिद सामने आ रही है आप मस्जिद को भी थैंक यू करेंगे, आप चर्च पे भी थैंक यू करेंगे, गणेश जी भी उतने ही अच्छे हैं जितने हनुमान जी। अगर मैं इसको अपनी MLM एक्टिविटी में देखूं तो मैं ये देखूंगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी जनरल टेंडेंसी ये होती है कि हम इस एक्टिविटी को एक तरीके की प्रॉब्लम समझते हैं। हम ये सोचते हैं हम सामने वाले के पास कुछ मांगने जा रहे हैं। इस वजह से हम कोशिश में यही रहते हैं कि उन लोगों के पास जाएं जिन्हें हम जानते हैं। लेकिन जब आप एक थैंक्स गिविंग मोड में जा रहे हैं, अगर आप किसी दूसरे की मदद करने जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में तो आप किसी के पास भी जा सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं, और मन के अंदर कोई भी चीज़ आपके कोई बैकड्रॉप में होने की ज़रूरत नहीं है। जब भी इस एक्टिविटी में हम किसी के पास जाएं, अगर हम अपने मन में ये बना लें कि पहली बात वहाँ पे मैं अपनी नीड सेटिस्फाई करने नहीं जा रहा, मैं वहाँ सामने वाले की नीड सेटिस्फाई करने जा रहा हूँ, मैं वहाँ पे अपना फ्यूचर बनाने नहीं जा रहा, मैं वहाँ पे उसका फ्यूचर बनाने जा रहा हूँ, मैं वहाँ पे अपनी इनकम के लिए नहीं जा रहा, मैं वहाँ पे उसको नई इनकम की सोर्सिंग दिखाने जा रहा हूँ। जब जब मेरे मन में ये बात होगी तब तब मैं थैंक्स गिविंग मोड में हूँगा, तब तब मैं किसी से भी बात कर सकता हूँ, क्योंकि भला करने के लिए कोई कंडीशन नहीं कि आपने सिर्फ इसका करना है या उसका करना है। अगर इस ओरिएंटेशन के साथ आप चलते हैं तो शायद जो इतनी देर से हम एक दूसरे से डिस्कशन कर रहे हैं, पहले हमने सक्सेस के बारे में बात की, फिर हमने मार्केटिंग के बारे में बात की, तो मेरे ख्याल से इस मॉडल की परिपूर्णता आएगी तब जब हम अपने दिमाग में ये छोटी सी ओरिएंटेशन, ये छोटा सा ट्विस्ट कर लें कि भला मैंने अपना नहीं करना है, भला मैंने दूसरे का करना है। तो जब मैंने दूसरे का भला करना है तो मेरे मन में किस बात की हिचक, मैं किस चीज़ से अपने आप को रोक रहा हूँ, मैं क्यों नहीं उसके पास जा रहा, मैं क्यों नहीं उससे मिल रहा। और इन शब्दों के साथ ही मैं आप सब लोगों को ऑल द बेस्ट कहता हूँ, गुड लक कहता हूँ, और जिसे हम जनरली कहते हैं प्लान वेल एंड सेल लाइक हेल। थैंक यू वेरी मच।